रशिया के साथ जिस तरह से हमने रिश्ते खराब किए, अमेरिका के कहने पर हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया और भी हम जिस तरह से अमेरिका के करीब जाते जा रहे हैं और अपने ट्रेडिशनल दोस्त जिससे हमारी लंबी दोस्ती रही है, जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा हमें सेव किया है, उस रशिया से हम दूरी बनाते जा रहे हैं। उसके असरात अब धीरे धीरे दिखने शुरू हो गए हैं और आगे और दिखेंगे। पाकिस्तान के साथ रशिया ने हाथ बढ़ाया है और पाकिस्तान के साथ जो समझौता हो रहा है वो ये है कि सड़क और हवा दोनों के रास्तों से पाकिस्तान और रशिया के बीच में सीधा रिश्ता बनेगा। यानी हवाई संपर्क बढ़ेगा, जहाजें बढ़ेंगी, मास्को से सीधे इस्लामाबाद आएंगी, इस्लामाबाद से सीधे मास्को जाएंगी और साथ में सड़क के रास्ते से भी रशिया जुड़ेगा पाकिस्तान के साथ। इसके पहले भी रक्षा सौदा एक हो चुका है पाकिस्तान और रूस का, और ऐसा लग रहा है कि मौके का पूरा फायदा उठाते हुए पाकिस्तान अब वो कर रहा है जो कभी हम करते थे कि रिश्ता रखते थे रशिया के साथ बहुत अच्छा, लेकिन अमेरिका के साथ भी रिश्ता खराब नहीं करते थे। अमेरिका के साथ भी रिश्ता रखते थे जो गुटनिरपेक्ष स्थिति थी हमारी, जो हम किसी के साथ अलाइन नहीं थे, हम सबके साथ रिश्ता रखते थे, लेकिन रशिया के साथ अच्छा रिश्ता रखते थे। मोदी जी के जमाने में यह हुआ है कि हम धीरे धीरे अमेरिका के कैंप की तरफ सरकते चले गए हैं। इजराइल और अमेरिका के एक्सिस में हम फंस गए हैं और कई बार तो ऐसा लगता है जिस तरह हमारे यहां रॉथस्चाइल्ड बैंक आ रहा है, जिस तरह से एलन मस्क का जो स्टार लिंक है वो हमारे यहां आ रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि हम अमेरिका और इजराइल के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं और ये जानबूझकर किया गया है, ये धीरे धीरे जानबूझकर किया गया है कि हम पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में चले जाएं। हुआ क्या है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में आकर रूस के साथ अपने ताल्लुकात कमजोर करना शुरू कर दिए और जैसे-जैसे भारत और रूस के ताल्लुकात में सर्दमहरी आ रही है, वैसे ही पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। मोदी ने अमेरिका और ट्रंप दोनों के सामने ना झुक गया, जिसके नतीजे में भारत को ना मुस्तकबिल में बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं अब। सबसे पहले जो भारत है ना रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था, लेकिन अगर ताल्लुकात खराब होते हैं तो ये सहूलत खत्म हो जाएगी और भारत को महंगा तेल दूसरे ममालिक से लेना पड़ेगा, जिससे अंदरूनी तेल की कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। इसके अलावा भारत की जो ज़्यादातर मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, तकरीबन 60 टू 70% वो रूसी ताउन से बनी हुई है। जैसे कि इनका ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, दीगर क्रूज मिसाइल्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में रूसी टेक्नोलॉजी शामिल रही है। अगर रूसी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली रोक दे तो भारत के दिफाई प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि भारत रूसी टैंक और लड़ाका हथियार इस्तेमाल करता है और अगर ताल्लुकात खराब हो गए तो इनका SU-3 MK1 जो है, जिनमें सबसे मनफी असरात पड़ेगा। नतीजा यह हुआ है कि आस पड़ोस के सारे देश हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं और पाकिस्तान बड़ी होशियारी के साथ आप देख रहे हैं कि अपने रिश्ते चाइना के साथ भी अच्छे रख रहा है। चाइना के साथ तो उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसके आर्मी चीफ जाते हैं और अमेरिका में बैठकर, व्हाइट हाउस में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉफी पीते हैं, लंच करते हैं। मुस्लिम कंट्रीज के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, टर्की के साथ रिश्ता उसका बहुत अच्छा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय टर्की ने उसकी पूरी मदद की, जबकि टर्की ट्रेडिशनली, अगर मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने से याद करें, तो हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिश्ता रखने वाला रहा है। मुस्तफा के समय कोई आके लिख जाएगा भारत में ब्रिटिश शासन था, लेकिन यह भी पढ़िए कि हमारे जब लीडर्स इंग्लैंड जाते थे, टर्की में कमाल पाशा से उनकी मुलाकात होती थी और कमाल पाशा उनको वेलकम करते थे। उधर अरब कंट्रीज में सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान ने समझौता कर लिया और वो तो ऐसा समझौता है कि पाकिस्तान पे कोई हमला सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा। दोनों अगर लड़ाई की स्थिति आती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और आप हर जगह से किनारे होते चले जा रहे हैं। ईरान से एक जमाने में हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था और रिश्ते की वाजिब वजहें थी। एक तो ऐतिहासिक रिश्ता हमारा ईरान के साथ है और दूसरा यह कि पाकिस्तान में जो बलूच इलाका है, बलूचिस्तान जिसको कहते हैं, ईरान उस पर अपना दावा समझता है। आप कश्मीर पर अपना दावा करते हैं, तो आपके बीच में एक रिश्ता था, ईरान और भारत के बीच में एक रिश्ता था। और जब जब इस्लामिक कंट्रीज के सम्मेलन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास होने की बात आई, ईरान ने उसको रुकवाने का काम किया, कश्मीर का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो। लेकिन आपने इजराइल के साथ खड़े होकर 12 रोजा जंग के दौरान
ईरान का पक्ष न लेकर, जबकि सब जानते हैं ईरान के ऊपर हमला हुआ था, ईरान कहीं हमला करने नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद आपने ईरान का पक्ष नहीं लिया, ईरान के साथ आप खड़े नहीं हुए। नतीजा यह कि ईरान के साथ भी आपके रिश्ते गड़बड़ होते जा रहे हैं। अरागची लगातार पाकिस्तान आते हैं, कभी पजेश्कियन पाकिस्तान आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान आने की जरूरत उनको महसूस नहीं होती है। तो इस्लामिक कंट्रीज के बीच में आपने अपना रिश्ता खराब किया। जो इमेज बन रही है हिंदुस्तान की वो तो सब जानते ही हैं। जिस तरह से यहां दिन रात हिंदू मुसलमान होता है, उसका असर मिडिल ईस्ट में कैसा पड़ता है, ये वहां जाने पर, वहां के लोगों से बात करने पे समझ में आएगा। सरकारें सीधे कुछ नहीं बोलती हैं। सरकारें, चूंकि अमेरिका और इजराइल से आपका रिश्ता है, तो सीधे आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगी, लेकिन अंदर अंदर जो गुस्सा पनप रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि फलस्तीन जैसे मुद्दे पर दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट देशों की राय ली गई। सारे इंपॉर्टेंट देश उसमें अपना रोल निभा रहे हैं, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे मिडिल ईस्ट के देश हों, चाहे बाकी देश हों, लेकिन हिंदुस्तान उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका कोई स्टैंड ही नहीं है। आप कभी इजराइल के खिलाफ वोट कर देते हो, कभी इजराइल के पक्ष में वोट कर देते हो, और सब जानते हैं कि भारत की सरकार इजराइल के कितने करीब आती चली गई है। और जैसे जैसे आप इजराइल के करीब आओगे, जैसे जैसे आप अमेरिका के करीब आओगे, जाहिर है मिडिल ईस्ट में आपकी इज्जत गड़बड़ होगी, और बहुत सारे मुल्क, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या इस तरह के सारे मुल्क जो हैं, जो आपको कभी पक्का दोस्त समझते थे, अब आपको ऐसी निगाह से देखते हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मान के चलते हैं कि भारत फाइनली अमेरिका और इजराइल के साथ ही जाकर खड़ा होगा। दरअसल टर्की के इस्तांबुल में ओआईसी का सम्मेलन था। ओआईसी के जो खास तौर पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, उनका सम्मेलन था, इस्तांबुल में यह हुआ था। और इसमें पाकिस्तान के मिनिस्टर थे अब्दुल अलीम खान और रशियन मंत्री थे दिमित्री जेवरेव। इन लोगों की बैठक हुई और यह तय पाया गया कि मॉस्को इस्लामाबाद के लिए सीधी फ्लाइट बिना देर किए फौरन से पेशतर शुरू की जानी चाहिए। हो सकता है अगले 2-3 महीनों में खबर आ जाए कि जैसे ढाका से कराची के लिए सीधी फ्लाइट हुई है, बांग्लादेश से पाकिस्तान का रिश्ता बहुत बेहतर हुआ है, वैसे ही रशिया के साथ भी पाकिस्तान का रिश्ता बेहतर हो और इस्लामाबाद और मॉस्को के बीच में सीधी फ्लाइट आपको दिखाई दे। इस दौरान यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए सड़क नेटवर्क और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के विकास में रूस के साथ मिलकर काम करेगी। अब आपको लग रहा होगा कि कौन पाकिस्तान से बस से रशिया जाएगा। सड़क ट्रांसपोर्ट बस चलाने के लिए या लोगों को यहां से वहां भेजने के लिए नहीं होता है। सड़क ट्रांसपोर्ट तब शुरू होता है या सड़क ट्रांसपोर्ट की जरूरत तब महसूस होती है जब माल यहां से वहां जाना हो, सामान यहां से वहां जाना हो। यानी सीधी सी बात है कि रूस और पाकिस्तान आपसी ट्रेड लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे बैन लगे हैं। भारत में तेल खरीदने के मामले पर 25% का टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, आपको अच्छी तरह से याद है। और उसके बाद ट्रंप का बयान आया कि ट्रेड डील हो गई है, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, इसलिए अब हम 25% हटा रहे हैं। लेकिन साथ में यह भी आया कि नजर रखी जाएगी भारत के ऊपर। अगर भारत ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से तेल खरीदा तो फिर से 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। यह बेहद अपमानजनक है कि कोई देश हमारे ऊपर नजर रखेगा। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक आजाद देश हैं, लेकिन हमारे ऊपर नजर रखेगा अमेरिका कि हम रशिया से तेल खरीदे या फिर नहीं खरीदे। और आप देखिए भारतीय नेताओं के बयान और अमेरिकी नेताओं के बयान में फर्क देखिए। म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन जो चल रहा है जर्मनी के म्यूनिख में, उसमें हमारे जयशंकर साहब भी गए हुए हैं। उस सम्मेलन में मार्को रूबियो ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि भारत ने इस बात पर सहमति जताई है, इस बात पर हां कही है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, धीरे धीरे बंद करेगा रूस से तेल खरीदना। लेकिन वहीं पर जब जयशंकर साहब से सवाल पूछा जाता है, जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल के साथ वो मीटिंग कर रहे थे, उसमें सवाल पूछा गया तो वो उसको गोल गोल घुमाते हैं। कहते हैं भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए, यानी टैक्टिकल तरीके से जो हमारी स्वायत्तता है उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जहां से चाहेगा तेल खरीदेगा। देश की जो ऊर्जा खरीद होगी, तेल की खरीद होगी, वो कास्ट पे डिपेंड करेगी, जोखिम पे डिपेंड करेगी और कहां से अवेलेबिलिटी है, यानी कास्ट, रिस्क और अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। और उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार जो इंटरनेशनल मार्केट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और भारत की तेल कंपनियां स्वायत्त हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगी वगैरह वगैरह वगैरह।
आप बताइए, उसी सम्मेलन में मार्को रूबियो साफ साफ कह रहा है भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। खबर आ रही है कि हमारी तेल की खरीदी रूस से बंद हो गई है, कम हो गई है। खबर आई कि रूस से जो तेल के टैंकर भारत के लिए चले थे, चाइना ने उनको बेहद सस्ते दामों पे खरीद लिया है और चाइना की जो तेल की खरीदी है वो सबसे ज्यादा अभी तक की हो गई है। अब कोई सवाल करेगा, चाइना ज्यादा तेल का क्या करेगा, वही जो आप रूसी तेल का कर रहे थे। बहुत कम लोगों को ये टेक्निकलिटीज पता होती हैं और यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज्यादा बताया नहीं जाता है, लेकिन इस बात को समझिए, आप रूसी तेल सारा का सारा अपने मार्केट में नहीं खप रहा था। अंबानी साहब रूस से तेल खरीद रहे थे। यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। तो अंबानी साहब रूस से तेल खरीद रहे थे और यहां से वो तेल यूरोप में भेजा जा रहा था और पिछले दिनों इंडिया यूरोप में तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था, जबकि भारत में तेल नहीं पाया जाता इतना। अब आप ये बताइए कि आपकी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है घुटने टेक देने वाली, वो पॉलिसी आपको क्या दे रही है, क्या मिल रहा है आपको, किसी को नहीं पता। एप्स्टीन फाइल के चलते ये सारा कुछ हो रहा है। भारत ना पहले रूस से काफी सस्ता खाम तेल लेता था। गुजरात में इनकी बड़ी-बड़ी रिफाइनरीज हैं। वहां वो तेल को साफ करके दोबारा यूरोप और दूसरे मुल्कों को बेच देता था। इससे अच्छा खासा मुनाफा होता था और मईशत को भी सहारा मिलता था इनकी। लेकिन अब अगर 25% टैरिफ और दबाव की बात आती है तो लोग कह रहे हैं कि मोदी के फैसलों की वजह से भारत को मुश्किलात हो सकती हैं। अगर सस्ता तेल कम हो गया तो जाहिर है महंगाई बढ़ेगी और आम आवाम पर असर पड़ेगा। रूस वही मुल्क है जिसने भारत को ना ब्रह्मोस जैसी जदीद सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। इस वक्त पाकिस्तान के पास CM-400 AKG वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बाद में हमारे पास खैर ये टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन जो लेवल भारत के पास था ना वो मुख्तलिफ था और वो रूस की वजह से ही था। अब अगर भारत और रूस के ताल्लुकात कमजोर होते हैं तो जाहिर है रूस भी अपने दूसरे ऑप्शंस देखेगा। इसी वजह से रूस पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और ताल्लुकात बेहतर होने की बात हो रही है। चीज ना यहाँ है ही कनेक्टिविटी की। रूस काफी अरसे से गर्म पानी तक रसाई चाह रहा था और अगर पाकिस्तान के जरिए रास्ता मिल जाए तो इसकी तिजारत यहाँ से होने लगेगी, तो रूस को भी फायदा होगा और पाकिस्तान को भी होगा। गवादर और कराची पोर्ट एक पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी तो पाकिस्तान की मईशत को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और फिर अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं तो वहाँ की तिजारत भी इसी रूट से आ सकती है। इसी तरह कागिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बाकी वस्ती एशिया ममालिक भी अगर पाकिस्तान के रास्ते तिजारत करते हैं तो रोजगार बढ़ेगा और मईशत तेज हो सकती है। चीन तो पहले ही गवादर को इस्तेमाल कर रहा है, तो मजमूई तौर पे ना ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है रूस और भारत के ताल्लुकात का खराब होना। भारत के जो तज्जिया निगार हैं परवीन सहानी, मैं उनको बड़े शौक से देखती हूँ। बड़ी क्लियर बातें बताते हैं। वो अक्सर ये कहते हैं कि अगर भारत को असल तरक्की करनी है तो इसे पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, क्योंकि वस्ती एशिया, अफगानिस्तान और रूस की तरफ से जो कुदरती ज़मीनी रास्ता बनता है वो पाकिस्तान से होकर ही जा सकता है और ये बात भारत को बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो हमें इग्नोर तो कर नहीं सकता। जब पाकिस्तान ने भारत के फिजाई रास्ते बंद किए तो इससे भारतीय लाइन को भी नुकसान हुआ। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जुग्राफी अहमियत कितनी ज़्यादा है, हम सबके बीच में है। और इसी अहमियत को देखते हुए रूस भी ना पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बढ़ाना चाह रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।